हेलो एंड नमस्कार। प्रशासनिक गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं एसके झा, आपका इकॉनमी का टीचर, और हम लोग पढ़ेंगे बजट एवं सर्वे। तो बजट फॉर द ईयर 2023-24। बजट और सर्वे, पहले तो आप समझें कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सर्वे सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, यानी पिछले एक साल के दौरान जो भी इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारे अचीवमेंट्स हैं उनका वो समरी है, और वो भी सरकारी भाषा में। तो निश्चित रूप से ये ऑथेंटिक डाटा है, ऑथेंटिक फिगर है, और एग्जामिनेशन में आपको फॉलो करना है। और बजट जो है इट इज फॉर द फ्यूचर, यानी दोनों दो अलग चीज है। सर्वे फॉर द पास्ट और बजट फॉर द फ्यूचर, और दोनों में सीधा संबंध है। क्योंकि बजट निश्चित रूप से फ्यूचर का है, लेकिन बजट या फ्यूचर का जो बेस या बुनियाद होता है वो आपका पास्ट या प्रेजेंट। अपने पास्ट और प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर का बजट बनाते हैं। और अगर आपका पास्ट या प्रेजेंट आपके लिए बहुत ही अच्छा है तो स्वाभाविक है बजट का भी स्वरूप अलग होगा। लेकिन अगर आपका पास्ट और प्रेजेंट, अगर परफॉर्मेंस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इवन इज नॉट गुड, तो डेफिनेटली इसका असर जो है बजट पे भी होगा। तो हम लोग दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे और साथ साथ दोनों में लिंक भी साबित करेंगे। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे बजट का, क्योंकि बजट जो है इट इज फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर अनसर्टेन है तो बजट एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके माध्यम से हम देश को एक नई दिशा प्रदान करते हैं या कोशिश करते हैं। एक गलतफहमी है आम लोगों के बीच में कि बजट का जो संबंध है सिर्फ इकॉनमी से ही है, जो पूरी तरह से गलत है। बजट जो है इट इज अ मल्टी डायमेंशनल थिंग। बजट का लिंक जो है वो आपके जीएस के ऑलमोस्ट हर एक पेपर से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, और इसलिए बजट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये अलग बात है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो बजट का एनालिसिस, और जब हम बात करते हैं एनालिसिस के विश्लेषण की, तो दोनों चीज़ होता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। लेकिन चूंकि दिक्कत क्या है कि ये डेमोक्रेसी है, और हर एक 5 साल के बाद जो है लोगों से मुलाकात तो होगी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करे। लेकिन जब रैशनल अप्रोच होगा तो ज़रूरी है कि जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं, यानी कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ हम फेल कर गए, तो उस पर भी आपको नज़र डालना है। लेकिन इन सब की जानकारी जो है बजट में आपको या सर्वे में काफ़ी कम मिलेगा। यानी जो पॉजिटिव साइड हैं उन पे फोकस ज़्यादा होता है सरकार का। हम लोग बात कर रहे हैं बजट की, बजट 2023-2024। तो बजट एक टूल है, इट इज़ अ मीन्स टू गेट देन। जो भी हमारे आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य हैं या जितने भी अन्य उद्देश्य हैं, तो उनको प्राप्त अगर हमें करना है तो हमें आगे बढ़ना होगा, और उसके लिए एक बजट बहुत ही पावरफुल हथियार है। तो बजट का लिंक जो है सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि आपका जो सोशल इश्यूज हैं, आपका साइंस टेक है, आपका ज्योग्राफी है, आपका इन्वायरमेंट है, तो सब जगह आपका जो बजट है इस बार टारगेट किया गया है। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है कि सबके पीछे एक चीज़ है, एंड दैट इज कॉल्ड इकॉनमी, यानी सरकार का फाइनेंस। तो इकॉनमी का लिंक चूंकि हर एक टॉपिक के साथ है, इसलिए लोग आम भाषा में समझते हैं कि बजट का मतलब इकॉनमिक्स, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो पहले हम देखें बजट का वो सारा हिस्सा जो बजट में होना क्या चाहिए। तो बजट का हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, यानी रणनीति क्या है। चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, सरकारों की पॉलिसी का एक ही थीम होता है, देश को आगे बढ़ाना। देश को आगे बढ़ाना, तो किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए ड्राइवर, हमें चाहिए ड्राइवर। तो हमारे बजट की रणनीति क्या है, हमारे बजट का स्ट्रैटेजी क्या है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में दो ही चीजें हैं जिसके आसपास सब कुछ घूमता है, और आप सब जानते हैं इस डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। और जितने भी आर्थिक समस्याएं होती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं जो मेन कारण है डिमांड और सप्लाई के बीच मिसमैच। तो दो ही चीज है जिसके आसपास सब कुछ घूमता है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर। सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर। तो देश का ड्राइवर कौन, देश का ड्राइवर कौन, और ड्राइवर एक ही होगा। देश का ड्राइवर अगर सप्लायर है तो फिर हमारी रणनीति हो जाती है सप्लाई ड्रिवन इकोनॉमी, और सिंपली इसका दूसरा नाम है सप्लाई ड्रिवन इकोनॉमी। ड्रिवन इकोनॉमी यानी देश का जो ड्राइवर है वो कौन होगा, सप्लायर होगा। इसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी, इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी।
यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के, इन्वेस्टमेंट कौन करता है? तो स्वाभाविक है प्रोड्यूसर, इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी। और दूसरा जो अप्रोच है वो है ड्राइवर कौन हो? तो डिमांड हो, तो देन इट इज कॉल्ड डिमांड ड्रिवन इकॉनमी। डिमांड ड्रिवन इकॉनमी यानी देश का जो ड्राइवर है वो कौन है? तो डिमांड है यानी कंज्यूमर है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन लेड रिकवरी। कंजम्पशन का काम कौन करता है? तो स्वाभाविक है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर डिमांड करता है, तो कंजम्पशन लेड रिकवरी। तो हमारी रणनीति क्या है? हमारा जो बजट है अगर उसको देखें तो बजट ने किसको ड्राइवर बनाया है? थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो ये जो आपका सप्लाई साइड इकॉनमी है कि ड्राइवर ऑफ द कंट्री इज द सप्लायर, तो ये नॉर्मली आता है क्लासिकल थ्योरी में, ये क्लासिकल थ्योरी का हिस्सा है। और अगर हम सेकेंड पे जाएं डिमांड लेड रिकवरी और डिमांड ड्रिवन इकॉनमी, तो फिर आपका इसे हम कहते हैं केनेसियन इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स के दो स्ट्रीम हैं और दोनों की रणनीति जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो ये सप्लाई साइड इकॉनमी ये जो है ये नॉर्मली पूरी दुनिया फॉलो करती है, और ये हम लोग फॉलो करते हैं किसको? तो एक हमारे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था प्रोफेसर जेबी से। जेबी से का कहना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी सप्लायर जो है वो जब भी प्रोडक्शन करेगा तो डिमांड खुद ब खुद क्रिएट होगा। यानी सप्लायर या प्रोड्यूसर आगे से बढ़ेंगे, ड्राइवर के रूप में देश को आगे बढ़ाएंगे, और जैसे ही वो प्रोडक्शन करेंगे इनकम जनरेट होगा और डिमांड खुद ब खुद आएगा। ये तरीका है देश को आगे बढ़ाने का। और दूसरा तरीका है डिमांड ड्रिवन इकॉनमी, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन रिकवरी, जिसमें आपका ड्राइवर कौन होता है? तो कंज्यूमर। पहले वो डिमांड करेगा और फिर जो है सप्लायर सप्लाई करेगा, और इस केस में भी हम देश को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है हमें ये समझना कि हमारा क्या अप्रोच है, हमारा क्या अप्रोच है। तो हमारा जो अप्रोच है क्लासिकल थ्योरी है, यानी सप्लाई ड्रिवन इकॉनमी, और यही जो है इस साल के बजट की भी क्या है? हमारा रणनीति है। हमारी रणनीति कभी भी ऐसी नहीं रही है। ये जो आपका डिमांड ड्रिवन इकॉनमी का जो कंसेप्ट है, ये रणनीति होती है मेनली विकसित देशों में, क्योंकि विकसित देशों की जो समस्या है वो हमसे आपसे अलग है। हमारी समस्या डिमांड की नहीं है, हमारी समस्या सप्लाई की है, और उनकी समस्या सप्लाई की नहीं है, उनकी समस्या डिमांड की है। तो जब इकॉनमी का नेचर यानी जो प्रॉब्लम जो है उसकी प्रकृति अगर चेंज हो जाएगी तो स्वाभाविक है आपका जो अप्रोच भी चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मली देखा गया है कि विकसित देश पे जब उनके देश में किसी तरह का मंदी का कोई खतरा नहीं रहता है, तो मंदी के बारे में आपको जानकारी होगी कि लेमन टर्म में मंदी का कारण क्या है? तो डिमांड का घटना। तो मंदी अगर कारण है डिमांड घटना, तो उसका उपाय भी क्या है? डिमांड को बढ़ाना। तो देन डिमांड ड्रिवन इकॉनमी का कंसेप्ट आता है। तो विकसित देश भी अगर देखें कि जब उनके देश में किसी तरह का मंदी का कोई खतरा नहीं है, तो वो फिर क्या करते हैं कि सप्लाई साइड इकॉनमी को ही फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके देश में मंदी की आहट भी सुनाई देती है, वो फिर क्या करते हैं? तो क्लासिकल थ्योरी को छोड़ के वो किस पे जाते हैं? केनेसियन थ्योरी पे। डिमांड को ड्राइवर बनाते हैं और इकॉनमी में करेक्शन करते हैं, और जब सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो फिर वो वापस क्लासिकल थ्योरी पे आ जाते हैं। तो हमारा जो अप्रोच है इस बजट का भी, और कम से कम पिछले कई सालों से जो हमारा बजट का जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, इस सप्लाई ड्रिवन इकॉनमी। तो सप्लाई कौन करता है? तो स्वाभाविक है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करेगा उसके पहले क्या जरूरी है? तो उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए देखोगे बजट का जो मेन आपका जो जोर है कि देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना हर एक फ्रंट पे, हर एक फ्रंट पे। और इसलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो पहले मैं बजट पे बाद में जाऊंगा, पहले हम लोग वर्तमान में जो पास्ट ईयर हुआ और जो फ्यूचर का बजट है, तो सरकार की जो वित्तीय स्थिति है पहले उसका आकलन करें, दोनों साइड पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो बजट के बारे में आपको पता ही है कि बजट इज फॉर द फ्यूचर, यानी बजट हम फ्यूचर का बनाते हैं। तो बजट में होता क्या है? तो रफली हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि कहां कहां से कितना पैसा आएगा और कहां कहां कितना पैसा जाएगा। तो बजट आप भी बनाते हैं और बजट मैं भी बनाता हूं, लेकिन सरकार भी बजट बनाती है। तो हमारे और सरकार के बजट में क्या अंतर है? हम और आप जो बजट बनाते हैं इसे हम कहते हैं प्राइवेट बजट, और सरकार जो बजट बनाती है उसे हम कहते हैं पब्लिक बजट। पब्लिक बजट, तो बजट चाहे हमारा हो या सरकार का हो, बजट हमेशा फ्यूचर का ही बनता है। और ठीक है, हमारा बजट का साइज बहुत छोटा होगा और सरकार के बजट का साइज बहुत बड़ा होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है।
तो मेन अंतर क्या है? मेन जो है अंतर क्या है? तो बजट बनाने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो बिल्कुल अपोजिट है। हम और आप जो बजट बनाते हैं, सपोज कि मैं आपसे कहता हूं कि आप अगले महीने का यानी मार्च का बजट बनाइए, तो मार्च का बजट बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तो पहले तो आप देखेंगे कि मार्च में कहां से कितना पैसा आना है, और फिर इनकम को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे? तो आप अपने खर्चे को तय करेंगे इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, और जैसे ही आपका सारा इनकम खत्म हो जाएगा तो बाकी खर्चे को आप क्या करेंगे? रोक देंगे, जिससे कि बजट आपका क्या रहे? संतुलित रहे। तो ये हमारा अप्रोच है। तो क्या इसी अप्रोच को सरकार फॉलो कर सकती है? क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार की जो समस्या है, ये हमारे बजट की जो समस्या है, और वो है डेफिसिट, घाटा, और लाख कोशिश करने के बाद जो है इस समस्या से हमें मुक्ति नहीं मिली है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि घाटे को तो बहुत जल्दी जो है दूर किया सकता है, सरकार भी क्या करे? उतना ही पैसा खर्च करे जितना कि सरकार की कमाई है, तो फिर जो है घाटे का कोई समस्या नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट ऐसे कर सकती है? नहीं। कारण जिस तरीके से हम और आप बजट बनाते हैं, उस तरीके से गवर्नमेंट कभी भी बजट नहीं बना सकती है। तो जरा आप देखें गवर्नमेंट का जो बजट बनाने का प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है। तो बजट का जो प्रोसेस शुरू होता है बाय सेटिंग अ टारगेट ऑफ ग्रोथ रेट, यानी यहीं से बजट का प्रोसेस शुरू होता है। ग्रोथ रेट जिसको हम लोग बाद में कैलकुलेट करते हैं या करेंगे, जिसको हम लोग जीडीपी के टर्म में व्यक्त करते हैं। तो ग्रोथ का टारगेट है, ग्रोथ का मतलब कि द रेट एट विच प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी जिस दर पे उत्पादन में वृद्धि होती है। अब जिस दर पे उत्पादन में वृद्धि होगी उसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं। जब आप पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, करंट पढ़ते हो, तो जिसको देखो किसकी बात कर रहा है? तो ग्रोथ रेट की। यानी वर्ल्ड बैंक किसकी बात कर रहा है? तो भारत की ग्रोथ रेट की। IMF किसकी बात कर रहा है? भारत की ग्रोथ रेट की। हमारे पॉलिसी मेकर किसकी बात कर रहे हैं? ग्रोथ रेट की। तो जिसको देखो ग्रोथ की बात कर रहा है। तो आम आदमी समझ नहीं पाता है कि ग्रोथ के मायने क्या है। तो आप सब चूंकि पढ़ चुके हैं बेसिक चीजें, तो ग्रोथ के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ प्री कंडीशन, यानी हमारे जितने भी आर्थिक उद्देश्य हैं, चाहे गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे आय की असमानता हो, चाहे X हो, Y हो, Z हो, अगर उनमें से किसी को भी प्राप्त करना है तो सबसे पहले जरूरी है उत्पादन का बढ़ना, यानी ग्रोथ रेट। ये जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त कंडीशंस और भी हैं। तो ग्रोथ का महत्व इसलिए है क्योंकि जब तक हमारे कंट्री का ग्रोथ नहीं होगा, जब तक हमारे देश में उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, तब तक जो है बाकी उद्देश्य की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ है तो जरूरी नहीं है कि बाकी सारे उद्देश्य प्राप्त हो गए, लेकिन ग्रोथ के बिना बाकी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं पॉसिबल है। इसलिए बजट बनाने की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो किससे? बाय सेटिंग अ टारगेट ऑफ ग्रोथ रेट। तो भारत में जो 2023-24 का जो टारगेट किया गया है, ये आपका 6 से लेकर के 6.8%। इस बार ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है क्योंकि एक रेंज लिया गया है। पहले क्या होता था कि सीधे हम लोग कहते थे 8% ग्रोथ चाहिए या 7% चाहिए। इस बार का ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच है, ज्यादा आपका व्यवहारिक है। हमने एक रेंज तय किया है कि 6% से 6.8% के बीच में हमारा ग्रोथ रेट है, यानी इस रेट से देश में क्या हो? उत्पादन बढ़े। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में इस रेट से उत्पादन बढ़े तो क्या ये ऑटोमेटिक है? नहीं। इसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे और सबसे पहले देश में उन सारे खर्चे को बढ़ाना पड़ेगा जिसके बाद देश और देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता बढ़े, जिसमें सबसे अहम है आपका पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा, उसके दायरे में और भी चीजें आती हैं, तो उन सबों का चर्चा करने का टाइम नहीं है अभी मेरे पास। तो हम लोग बात करें कि उन सारे खर्चे को बढ़ाना होगा जिसके बाद ही देश और देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी। तो पूंजीगत व्यय जरूरी है, लेकिन उसके अलावा एक और व्यय है और वह है राजस्व व्यय, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देश का मेंटेनेंस कॉस्ट है और इससे जो है देश और देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता नहीं बढ़ती है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है जितना कि देश को आगे बढ़ाने वाला खर्चा। अब देश में रोड बनेगा, स्वाभाविक है पूंजीगत व्यय है, तो रोड का मेंटेनेंस भी होगा, यह राजस्व व्यय है।
अब रोड की संख्या अगर बढ़ेगी, रोड की लंबाई बढ़ेगी, तो रोड का मेंटेनेंस का खर्चा भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। सबसे मेन चीज है कि रोड तो एक बार बनेगा, पूंजीगत व्यय तो एक बार होगा, और राजस्व व्यय क्या है, बार बार होगा। अगर आप पूंजीगत व्यय के बाद राजस्व व्यय नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है, इट विल बी लॉस्ट, इट विल बी लॉस्ट। आप एक मशीन खरीदते हैं तो मशीन का लाइफ है 10 साल, पूंजीगत व्यय है, लेकिन मशीन आपका 10 साल तक काम करे, इसके लिए जरूरी है कि आप मशीन का रेगुलर बेसिस पे क्या करें, सर्विसिंग करवाएं। अगर वो नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, मशीन आपका 2 ही साल में खराब होगा, यानी आपका पूंजीगत व्यय जो है ये पूरी तरह डूब जाएगा। इसलिए राजस्व व्यय भी उतना इंपॉर्टेंट है। ये साथ साथ देश का मेंटेनेंस कॉस्ट है, देश का ये मेंटेनेंस कॉस्ट है। और कंट्री को भी अगर आप एक फैमिली माने तो जब फैमिली का साइज बढ़ता है तो स्वाभाविक है फैमिली का जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी बढ़ेगा। तो राजस्व व्यय के बढ़ने के 2 मेन कारण हैं, एक देश का साइज बढ़ रहा है तो देश का मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा, और दूसरा जब पूंजीगत व्यय बढ़ेगा तो राजस्व व्यय क्या होगा, ये खुद ब खुद बढ़ेगा। तो अगर सरकार कहती है कि पूंजीगत व्यय को हम बढ़ाएंगे तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये भी हुआ कि साथ साथ राजस्व व्यय बढ़ेगा, और दोनों से मिल करके तय होता है बजट का साइज। यानी बजट का साइज जो है ये क्या है, यानी इस साल हमारे या अगले साल सरकार जो है कुल मिला के कितने खर्च करेगी, कितना पैसा खर्च करेगी। अब ग्रोथ रेट को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट जो है तय करती है कि व्हाट विल बी द बजटेड एक्सपेंडिचर, यानी कितना पैसा खर्च करेगी। तो बजटेड एक्सपेंडिचर, तो इस साल का यानी 2023-24 का हमारा बजट का साइज है 45 लाख करोड़, 45 लाख करोड़, 45 लाख नहीं, 45 करोड़ नहीं, 45 लाख करोड़। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इतना ग्रोथ हमें चाहिए तो इतना का हमारा बजट होना चाहिए, यानी बजट हमारा होगा 45 लाख करोड़ का। थोड़ा सा हम लोग इसकी बात करें कि जो बजट का साइज है भारत का वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर इसको विश्लेषण करें, क्योंकि बजट में लोग आप पढ़ते कैसे हो कि सिर्फ आप फैक्चुअल है, ये है वो है, सूचनाओं को एकत्रित करते हो, मेन चीज है उसका विश्लेषण, एनालिसिस। तो ये 2023-24 का है। थोड़ा सा हम लोग 1-2 साल के बजट को और देखें। 2023-24 का जो बजट है उसका साइज है ये आपका ₹45 लाख करोड़, 45 लाख करोड़। जो पिछले साल का बजट का साइज था 2022-23 का, तो वो आपका जो था वो था 39.45 लाख करोड़। उससे पीछे का जो साइज था 2021-22 का, तो बजट का जो साइज था वो था आपका 34.83 लाख करोड़, 83 लाख करोड़। और एक साल और देख लो तो 2020-21 का जो बजट का साइज था ये था आपका 30.42 लाख करोड़। ये आंकड़े बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर एक साल जो है बजट का साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो बजट का जो साइज है तकरीबन 10 से 15% के बीच में औसतन बढ़ रहा है, जबकि ये वो दौर था, इस साल को देखिए, यानी इस पीरियड में लॉकडाउन का असर था, और लॉकडाउन में सब प्रभावित हुए। सरकार की जो अपनी कमाई है वो भी काफी कम हो गई। फिर भी गवर्नमेंट ने बजट के साइज को कम नहीं किया, बल्कि उल्टा बजट का साइज बढ़ गया। तो क्या सरकार अपने बजट के खर्चे को कम कर सकती है? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट लीडर है, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बाद ही अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। अगर गवर्नमेंट फ्रंट से लीड नहीं करेगी तो फिर जो है हम और आप जो है कंट्री को उतना मोमेंटम जनरेट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट का काम जो है लीडर का है, फ्रंट से गवर्नमेंट लीड करेगी। तो देश में आर्थिक गतिविधियों में, यानी प्रोडक्शन, इनकम, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर कह सकते हो, वो तभी वृद्धि होगी जब गवर्नमेंट अपने फ्रंट से लीड करेगी और लीडर का काम करेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने डिस्पाइट एडवर्स सिचुएशन, गवर्नमेंट ने अपने बजट के साइज को कभी नहीं कम किया, और बजट इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ इन बिटवीन 10 to 15%। अगर इसी हिसाब से इंडिया का बजट बढ़ता रहा तो कुछ ही साल में ये 100 लाख करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। भारत में जो बजट का साइज है उसकी रैंकिंग पूरी दुनिया में तीसरी है। सबसे बड़ा जो बजट होता है वो है अमेरिका का, उसके बाद जो है चाइना का, और थर्ड रैंक पे अब इंडिया गया है। तो ठीक है, ये जो है बजट पिछले साल, तो ये आपका बजटेड फिगर,
बजटेड का मतलब जो तय किया गया था। अब ये जो पिछले साल बजट आया था जो 1 फरवरी 2022 को, तो हमारे वित्त मंत्री ने बजट का साइज इतना रखा। अब बाद में क्या होता है, क्योंकि बजट फ्यूचर का होता है और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, तो फ्यूचर अनसर्टेन होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि जितना हमने टारगेट तय किया था एग्जैक्ट वही अमाउंट हो। तो ये काफी, इट इज कॉल्ड हाईली अनलाइकली। तो ये जो है हमने 39.45 लाख करोड़ का बजट तय किया था, लेकिन अब जो रिवाइज किया गया है, क्योंकि अभी साल खत्म हुआ नहीं, 31 मार्च को क्या होगा, खत्म होगा, इसका जो रिवाइज साइज है वो है 41.9 लाख करोड़। यानी नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जितना हम बजट टारगेट करते हैं तो एक्चुअल जो खर्चा होता है उससे बढ़ जाता है। अब हमने अगले साल का 45 लाख करोड़ का बजट रखा है, तो अगले साल जो है हो सकता है एक्चुअल फिगर जो हो या जो रिवाइज होगा तो ये भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब उसके बाद जो है गवर्नमेंट क्या करती है, तो अपने इनकम को तलाशती है। तो गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो जो है, यानी इतना पैसा सरकार खर्च करेगी तो सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे, तो फिर सरकार अपनी इनकम को तलाशती है। अब सरकार के जितने भी इनकम हैं हम दो भागों में बांटे हैं, टैक्स और नॉन टैक्स, लेकिन कभी भी ये इतना पर्याप्त नहीं रहा है कि सरकार के सारे खर्चे को पूरा कर दे। अगर हम करेंट बजट की बात करें 2023 और 24, तो इसमें टैक्सेशन से गवर्नमेंट सिर्फ 58% मैनेज करेगी, नॉन टैक्स से सिर्फ 6%। और यही से प्रॉब्लम शुरू होता है कि गवर्नमेंट की जो अपनी कमाई है, जो गवर्नमेंट ने अपने बदौलत कमाया है, वो सिर्फ और सिर्फ 64% कवर कर रहा है बजट को। तो बाकी 36 पैसे कहां से आएंगे, बाकी 36 पैसे गवर्नमेंट कहां से मैनेज करेगी। तो इसके लिए हमें देखना है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग द बजट, यानी ये जो बजट है 45 लाख करोड़ का, उसको कहां कहां से फाइनेंस किया जाएगा। तो जरा मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग द बजट और सबका जो योगदान है वो कितना रहेगा। तो गवर्नमेंट जो है बजट में कहती है कि बजट को फाइनेंस करने के लिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग द बजट, यानी बजट को कैसे और कहां से फाइनेंस किया जाएगा। तो बजट ध्यान रहे, इसका जो साइज है 45 लाख करोड़ का, 45 लाख करोड़ की बात करें, जिसमें अभी पहला है, सबसे मेन है आपका टैक्सेशन। टैक्सेशन, अब टैक्सेशन जो है इसका योगदान 58%, बहुत ही कम है, और लॉकडाउन के बाद ये काफी कम हो गया है। नॉर्मली ये रहता है 63 से 64%। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी गैर कर जो है टैक्सेशन जो है, टैक्स के अलावे जो सरकार की बाकी कमाई है उसका योगदान 6% है। अब बाकी जो 36% कहां से आएगा, तो बोरिंग यानी रेन, बोरिंग या रेन, तो बोरिंग से जो है ये सरकार मैनेज करेगी 34%। और बाकी जो दो है, बाकी जो आपके वो आपका है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेप्ट यानी कि नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, इसका योगदान है 2%। तो हर एक को हम लोग अलग अलग करके पढ़ें, ये होता क्या है, ये होता क्या है। तो सबसे पहले टैक्सेशन, टैक्सेशन से जो गवर्नमेंट मैनेज करेगी वो सिर्फ और सिर्फ कितना, 58%। अगर हम पिछले साल के बजट को देखें, अब आता है एनालिसिस, विश्लेषण। तो पिछले साल के अगर हम बजट को देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग जो है ये तकरीबन सेम है। पिछले साल में अगर जाओगे, यानी ये तो आपका 23-24 है, अगर हम 2022-23 की बात करें, जो पिछले साल बजट आया था, तो उसमें भी योगदान जो है इसका 58% ही था, कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं। अब इसका योगदान 5% था, ये बढ़ के 6 हो गया, एक आपका ये क्या हो गया, बढ़ गया। और इसलिए पिछले साल इसका योगदान 35% था और इसका 2 का 2 था। यानी पिछले साल से अगर आप कंपेयर करो, ये आपका 2023-24, तो कोई भी ज्यादा अंतर नहीं है। टैक्सेशन का योगदान जो है पिछले साल भी इतना, इस साल भी इतना। हाँ, ये अलग बात है कि परसेंटेज में सेम है, रुपए में तो बढ़ गया, क्योंकि पिछले साल तकरीबन 39.545 लाख करोड़ रुपए को फाइनेंस करने में टैक्स का ये रोल था, और ये जो है ये आपका 45 लाख करोड़ का है। इसका मतलब कि टैक्स से जो सरकार की कमाई हुई है वो बढ़ी है, लेकिन परसेंटेज टर्म में वो पिछले साल के बराबर है। अब बजट या सर्वे कहता है कि फुल रिकवरी, सर्वे में एक चैप्टर है
कि इकॉनमी जो है पूरी तरह से रिकवर कर चुका है, फिर भी इसका शेयर अभी भी यही है। ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर फुल रिकवरी हो गई है, आर्थिक क्रियाएं बिल्कुल सामान्यता हो गई है, या जो लॉकडाउन से पहले की स्थिति थी अगर वही हो गई है, तो उस केस में इसका हिस्सा बढ़ना चाहिए। जो नहीं बढ़ा है, रुपए में बढ़ा है, परसेंटेज में उतना ही उतना है। ये आपका 39.45 लाख करोड़ का है और ये 45 लाख करोड़ का रुपए में बढ़ा है। लेकिन जरूरत है कि इस पे काम करना, इसको बढ़ाना है, इस पे थोड़ी सी प्रगति हुई है। बोरिंग जो इस पर डिस्कस करेंगे, इसका योगदान अभी भी है। तो पहले देखें, टैक्सेशन से जो सरकार का आपका शेयर है वह है 58%। अब टैक्सेशन जो है ये दो तरह का होता है, ये आपका 58%। तो टैक्सेशन जो है इसमें दो तरह का, एक आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा आपका इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स जो है ये आपके इनकम और प्रॉफिट पर लगता है। तो इनका शेयर देखो क्या है, इसमें दो ही सबसे मेन है। पहला नाम है इनकम टैक्स और दूसरा नाम है कॉर्पोरेशन टैक्स। इनकम टैक्स लोगों के इनकम पे लगता है, व्यक्तिगत इनकम पे लगता है, और कॉर्पोरेट टैक्स जो है कंपनियों के प्रॉफिट पे। इसका शेयर जो है 15% और ये भी 15%, दोनों बराबर हैं। डायरेक्ट टैक्स का जो शेयर है ये हो गया फिर 30%, और इनडायरेक्ट का आपका शेयर जो है ये हो गया 28%। अब यहां भी एनालिसिस करें, पिछले साल से कंपेयर करें और देखें कि पिछले साल के बजट से जो है हमने क्या अचीव किया या क्या अचीव नहीं कर पाए। तो पिछले साल भी बिल्कुल सेम था, डायरेक्ट टैक्स से 30%, इनडायरेक्ट से 28%, यानी ये जो रेशियो है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन एक और चीज कि पिछले साल डायरेक्ट टैक्स में भी इनकम टैक्स और निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, तो दोनों का जो योगदान था वो भी बिल्कुल सेम था, बिल्कुल सेम था, कोई अंतर नहीं था, 15% ईच, यानी इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। यानी यहां भी हमें बहुत ज्यादा क्या कहा जाए, अचीवमेंट या कुछ कहा जाए कि कोई पर्टिकुलर टैक्स यहां पे योगदान बढ़ गया, ऐसा नहीं है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में मेनली आपका 3 है जिससे सरकार की कमाई है। तो पहला आपका जो सबसे प्रमुख है दैट इज कॉल्ड जीएसटी। तो जीएसटी से सरकार को 17% जो है प्राप्त हो रहा है। उसके बाद जो है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, यानी केंद्रीय उत्पाद कर। उत्पाद कर लगता है वस्तुओं के उत्पादन पे। अब वस्तुओं के उत्पादन पे केंद्र सरकार लगाती है उत्पाद कर, लेकिन ध्यान रहे कि दो वस्तुओं के उत्पादन पे केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकार उत्पाद कर लगाती है। और ये दो वस्तुएं कौन सी हैं? तो आपका लिकर यानी शराब और दूसरा ओपीएम यानी अफीम। तो इन दोनों पे राज्य सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, इसलिए उसे हम स्टेट एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी का शेयर है 7% और कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क जो है उसका योगदान आपका जो है वो बाकी है 4%। तो कस्टम ड्यूटी का जो योगदान है वो है आपका 4%। तो तकरीबन ये भी सेम का सेम है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी जीएसटी 17% था। उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी ये 6% था, ये 5% था। तो 1% ये बढ़ा है और ये 1% घटा है। तो ये भी आपको इंडिकेट करता है कि भारत सरकार ने पिछले 1 साल में कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, जो वस्तुएं आयात होकर आती हैं तो स्वाभाविक है उस पर सरकार ने टैक्स में कटौती की है। तो ये आपका ब्रेकअप है। तो टैक्सेशन में कोई ज्यादा प्रगति नहीं हुई है, आंकड़े बिल्कुल सेम के सेम है, थोड़ा बहुत बदलाव है। और पिछले साल भी बजट के टोटल खर्चे का 58% किससे प्राप्त हो रहा है? टैक्सेशन से। इस साल भी 58%। नॉन टैक्स का जो है, टैक्स के अलावा जो बच गया, अब जैसे जो पीएसयू है, जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है, अगर वो प्रॉफिट में है उसका लाभांश किसको गया? सरकार को गया। उसके बाद जो है बोरिंग है, उसके अलावा सरकार इंटरेस्ट कमाती है, सरकार चालान से कमाती है, कोर्ट फी है, 10 तरह के हैं, लाइसेंस फी है, वो सारे टैक्सेशन के अलावा वो किस में जाता है? नॉन टैक्स में। तो ये बहुत ही कम है, पहले भी कम था, अभी भी कम है, लेकिन 1% इनका योगदान बढ़ा है। तो यहाँ पे प्रगति हुई है। मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि ये 5% आपका 39.45 लाख करोड़ का था और ये आपका 45 लाख करोड़ का 6% है। तो रुपए में बढ़ा है और साथ साथ परसेंटेज में भी। अब आ जाए तो सबसे मेन है हमारा, वो है आपका बोरिंग। यानी बोरिंग का जो योगदान है ये बहुत बहुत ज्यादा है। 34% जो है
एक बहुत बड़ी मार्जिन होती है। अब 34% में योगदान कितना है? पिछले साल भी 35 था। सिर्फ पिछले साल का मैं आंकड़ा ले रहा हूं। अगर हम देखें पिछले 5 साल में, तो 5 साल में बजट को फाइनेंस करने में जो बोरिंग का योगदान है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और ये एक तरह का अलार्मिंग साइन है। ठीक है, हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अभी भी 84% है और भारत के ऊपर कुल जो कर्ज है वो तकरीबन 2.82 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। फिर से मैं देखूं कि ये बहुत ही अलार्मिंग है, क्योंकि भारत के ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। भारत का अभी भी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ये आपका अभी भी 84% है, जो ग्लोबल एवरेज है उससे 6% कम है। ग्लोबल एवरेज जो है वो 90% है। लेकिन भारत के ऊपर अगर टोटल कर्जा देखें, टोटल कर्जा आज की डेट में कितना है? जब हम कर्ज की बात करते हैं तो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ये अगर हम अंतर्राष्ट्रीय देशों से, दूसरे देशों से कंपेयर करना है तो मैं डॉलर में व्यक्त कर रहा हूं, 2.82 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका। 1 ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़ का, तो 2.82 ट्रिलियन डॉलर। और भारत का जीडीपी कितना है? तो 3.40 ट्रिलियन डॉलर, तो वो 84% आ रहा है। तो ठीक है, काफी कम है 84, लेकिन जब हम बाकी देशों से कंपेयर करते हैं तो फिर भी काफी हालत सही है। अगर हम बात करें यूएसए के ऊपर टोटल जो कर्जा है वो आपका है 29 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, जबकि उनका ये जीडीपी का 129% है। ये बहुत ज्यादा है। और बात करें तीसरा, चाइना, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, तो चाइना के ऊपर जो टोटल कर्जा है 50 ट्रिलियन डॉलर, जो उनके जीडीपी का 350% है। यानी चाइना बुरी तरह से अपने ही डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है। चाइना जितना आगे जा सकता था वो जा चुका। अब चाइना नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो चाइना के अगेंस्ट में है कि पूरी दुनिया चाइना की डेब्ट ट्रैप नीति को समझ चुकी है और चाइना में बहुत ही ज्यादा क्राइसिस है। अब चाइना से कंपनियां छोड़ करके दूसरे देश में जा रही हैं, तो चाइना का अब एक तरह से खेल खत्म है। और चाइना, मैंने कहा, जितना आगे तक जा सकता था वो जा चुका, इसके आगे चाइना नहीं जा पाएगा। तो भारत की जरा बात करें, भारत के, और इसे जो है भारत में जो टोटल बोरिंग है उसकी बात करें। इसमें बोरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है 2 तरह का। पहला है बोरिंग फ्रॉम इंडिया की बात करें 34%, तो इंडिया जो इस साल बजट को फाइनेंस करेगा बोरिंग से, तो बोरिंग का योगदान है 34%, जो लास्ट ईयर 35 था। इसमें आपका सबसे पहले आता है डेटेड सिक्योरिटीज, और दूसरा आता है स्मॉल सेविंग, यानी ये 2 से मिलकर के आपका टोटल बोरिंग बना है। तो डेटेड सिक्योरिटी, ये इसका पहले मैं अमाउंट लिख दूं, तो डेटेड सिक्योरिटी से आपका जो आएगा वो आएगा 11.8 लाख करोड़, 11.8 लाख करोड़। और स्मॉल सेविंग से तकरीबन आएगा 3.6 लाख करोड़, यानी 3.6 लाख करोड़। तो टोटल आपका ये है आपका 15.4 लाख करोड़। अब ये डेटेड सिक्योरिटी क्या होते हैं? ये बेसिकली दीर्घकालीन लोन होते हैं जो सरकार लेती है, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अपने बॉन्ड को जारी करती है। सरकार के जो बॉन्ड हैं आज भी भारत के में काफी पॉपुलर है, जैसे फॉर एग्जांपल किसान विकास पत्र, और बहुत तरह के बॉन्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बॉन्ड की प्रकृति दीर्घकालीन होती है, तो जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप सरकार को लोन देते हैं, आपका पैसा भी सेफ है, रिटर्न भी काफी अच्छा है, और सबसे मेन चीज है कि भारत के लोगों का सरकारी वर्ड से लगाव, आपका पैसा 100% सुरक्षित है। ऊपर से लोगों को इनकरेज करने के लिए सरकार कहती है कि आपको टैक्स में भी छूट दिया जाएगा। तो आज भी भारत के आम लोग खरीदते हैं। तो भारत में जो सरकार के डेटेड सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड है, तो कौन खरीद सकता है? तो कोई भी। तो भारत या किसी भी देश में 2 तरह के निवेशक होते हैं, एक व्यक्तिगत जिसमें हम और आप आते हैं, और एक आता है संस्थागत, यानी कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, जैसे म्यूचुअल फंड, जैसे एसेट मैनेजमेंट ग्रुप, जैसे बैंक। तो सरकार के बॉन्ड का भारत में सबसे बड़ा खरीदार कौन है? तो जो सरकार का संकट मोचक है जिसका नाम है LIC,
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। LIC सरकार के बॉन्ड का सबसे बड़ा खरीदार है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद जो है स्मॉल सेविंग, ये क्या है? जब आप पढ़ते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन को तो सरकार के पास 3 फंड होता है। एक कंसोलिडेटेड फंड, संचय निधि, दूसरा कंटिजेंसी फंड, आपातकालीन निधि, और तीसरा आपका जो है पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक अकाउंट का जो पैसा होता है ना, ये पैसा किसका होता है? पब्लिक अकाउंट में जो पैसा होता है वो पैसा सरकार का नहीं है, बल्कि ये पैसा, इसको हम लोग कहते हैं लोक निधि। पब्लिक अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो सरकार का पैसा नहीं है, वो भारत के आम लोगों का पैसा है, हमारा आपका पैसा है, जो हमारे स्मॉल सेविंग का हिस्सा है, जो हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम का हिस्सा है, जो हमारे रिटायरमेंट कम डेथ बेनिफिट स्कीम का हिस्सा है, जैसे PF प्रोविडेंट फंड। तो PF आपने सुना होगा कि जो है लोगों का PF करता है, एम्प्लॉयर भी उतना ही मिलाता है, और ये पैसा जो है सरकार के पब्लिक अकाउंट में चली जाती है, और सरकार इस पैसे को यूज करता है अपने बजट को फाइनेंस करने में। तो स्वाभाविक है सरकार इस पे ब्याज देती है। तो ये जो पब्लिक अकाउंट, यानी हमारा पैसा जो सरकार के पास पड़ा हुआ है, सरकार के लोक निधि में, सरकार अगर उससे निकालती है तो ये भी सरकार के लिए एक तरह का क्या है, ये ऋण की प्रकृति का है। क्योंकि पैसा हमारा है और सरकार अगर उसको इस्तेमाल कर रही है तो इनडायरेक्टली सरकार हमसे लोन लेके क्या कर रही है, अपना बजट। तो इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल जो बोरिंग है इतना होगा, और ये करीब 34% है। और इसी को आप जानते हैं किस नाम से? तो फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटे का मतलब, इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ बोरिंग इन फाइनेंसिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी सरकार के टोटल खर्चे को पूरा करने में बोरिंग का क्या योगदान है, ऋण का क्या योगदान है। तो अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि राजकोषीय घाटा जब बढ़ता है इसका मतलब कि सरकार अपने खर्चे को पूरा करने में ऋण पे ज्यादा निर्भर कर रही है। और ऋण की नीति कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन एक बार अगर जरूरत से ज्यादा आप ऋण लेते हैं तो ऋण लेकर के आपने वर्तमान में अपने खर्चे तो पूरे कर लिए, लेकिन इसका असर क्या होगा कि फ्यूचर में आपके ऊपर इंटरेस्ट का बोझ बढ़ेगा। इंटरेस्ट जब बढ़ेगा तो आगे घाटा बढ़ेगा तो बोरिंग और बढ़ेगी, बोरिंग और बढ़ेगा तो स्वाभाविक है ब्याज का बोझ और बढ़ेगा, और धीरे धीरे कंट्री जो है वो आपका फंसता है किसमें? डेब्ट ट्रैप, ऋण जाल में कंट्री फंस जाता है। एक ऐसी स्थिति जहां पे एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन जो है लेने की जरूरत पड़ेगी। और कोई भी देश या कोई व्यक्ति अगर डेब्ट ट्रैप में फंस जाए तो फिर वहां से निकलना एक तरह से नामुमकिन है। और हमारे पड़ोस में ये सब चीजें काफी कॉमन है। आप देखें श्रीलंका फंस गया डेब्ट ट्रैप में, वही हाल आपका पाकिस्तान का है, पूरी तरह से फंस चुका है। और चाइना के डेब्ट ट्रैप में तो 52 देश फंसे हुए हैं। तो ये सब नतीजा किस चीज का? एक्सेसिव बोरिंग, यानी जरूरत से ज्यादा आप लोन ले रहे हैं। आज वेस्टर्न वर्ल्ड, उनकी हालत बहुत खराब है क्योंकि उनके ऊपर कर्जे का बोझ बहुत ज्यादा है। और अब स्थिति ये रह गई है कि वहां के निवेशकों का अपने ही सरकार के ऊपर से भरोसा खत्म हो गया है। कम से कम भारत में वो भरोसा अभी भी है, क्योंकि अभी भी भारत के लोगों का जो सरकारी बॉन्ड है या सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं उनके प्रति काफी विश्वास है। तो एक तो आपका इसका भी कंसेप्ट समझ आ गया। अब जरा देखें हम लोग अगला, अब बोरिंग के अलावे ये आपका जो है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीव, इन दोनों को हम कहते हैं राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट। इन दोनों को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व प्राप्ति, और इन दोनों को हम कहते हैं पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट तो बोरिंग के बाद अब आप आ जाइए नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। अब नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट में कौन कौन आते हैं? नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट यानी ये भी आपका पूंजीगत ये है, प्राप्ति है, लेकिन ये ऋण की प्रकृति का नहीं है। तो इसमें आपके दो ही आते हैं, तो दो में आपका एक आपने पढ़ा है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, और दूसरा आपका रिकवरी ऑफ लोन। तो रिकवरी ऑफ लोन का मतलब कि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग लोन लेते हैं, लेकिन कुछ केस में सरकार लोन भी देती है। जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार को लोन भी देती है,
भारत सरकार अपने पड़ोसी देशों को जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका को क्या कहती लोन देती है, तो लोन जो हमने पास में दिया था वो पैसा अब रिकवर हो गया, यानी उसने लोन लेने वाले देश ने पैसा दे दिया। तो खैर ये बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमने लोन ही जब कम दिया तो वापस ज्यादा थोड़ी मिलेगा, और वो भी ध्यान रहे, वो भी सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, मूल अमाउंट, इन दोनों का योगदान जो है सिर्फ 2% है। 2% है, काफी कम है। अब इसका मतलब तकरीबन दोनों मिला के 90,000 करोड़ आएगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट के प्रति ऐसा लगता है कि सरकार का रुझान काफी कम हो गया है और सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल कम कर रही है। थोड़ा पीछे जाए, हकीकत थोड़ा इससे अलग है, क्योंकि 2014 में जब ये सरकार बनी थी तो बजट को फाइनेंस करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट पे सरकार ने निर्भरता बढ़ाई थी, और हर एक अगले साल सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट जो है बढ़ा करके पेश किया। जब 2020 में लॉकडाउन आया था, ये आपका मार्च के लास्ट में, तो फरवरी में बजट आ चुका था। 1 फरवरी 2020 को जो बजट आया था, किस साल का? तो 2021 का, यानी 3 साल पुराना बजट। तो उसमें विनिवेश का टारगेट फिक्स किया गया था 2,10,000 करोड़ रुपए। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि सरकार ने विनिवेश की पॉलिसी को एक तरह से स्लो कर दिया या कम कर दिया। तो कारण उसके पीछे क्या है कि जो भी बड़े बड़े विनिवेश के टारगेट हमने तय किए थे, तो लॉकडाउन के बाद जो है वो सारे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, वो अभी भी आपका अंडर प्रोसेस है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को रियलाइज किया, जो पुराना जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है, एक बार जब वो पूरा हो जाएगा फिर हम लोग फ्रेश टारगेट पे काम करेंगे। और इसलिए पिछले 2 साल से बजट में जो देखोगे कि विनिवेश का जो टारगेट है वो बहुत ही कम रखी गई है। अब आगे क्या होगा, अगले साल क्या होगा, पुराने जो टारगेट हैं वो कब तक पूरे होंगे, तो ये तो समय बताएगा। तो ये जो है हमारे करेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द बजट है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। आंकड़ों से ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसका योगदान कितना है, किसका योगदान कितना है। टैक्सेशन में भी आपसे पूछ सकता है कि किस टैक्स का योगदान कितना है, या उसका एक सीक्वेंस। अब ये हमारे जो है 4 हमारे प्रेजेंट सोर्स ऑफ क्या है, फाइनेंसिंग द बजट। पहला टैक्सेशन, दूसरा नॉन टैक्स, इन दोनों को हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, और बाकी जो 2 है बोरिंग और नॉन डेट, इन दोनों कहते हैं हम लोग कैपिटल रिसिप्ट, यानी पूंजीगत प्राप्तियां। तो सरकार की प्राप्तियां 2 तरह की हैं, राजस्व और पूंजीगत। राजस्व प्राप्तियां सरकार की अपनी कमाई है, जो सरकार अपनी बदौलत कमाती है, और ये इतना पर्याप्त होना चाहिए कि सरकार के टोटल खर्चे को पूरा कर सके, लेकिन इनका योगदान 2/3 भी नहीं है। इसलिए सरकार की निर्भरता पूंजीगत प्राप्ति पे है और सरकार बोरो करी है। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और यही पिछले 5-7 साल से हो रहा है कि भारत सरकार अभी भी कि बोरिंग की पॉलिसी जो है ये बहुत एग्रेसिव है और बहुत ज्यादा ये ऋण ले रही है। यही काम चाइना ने भी किया, और चाइनीज पॉलिसी तो और ज्यादा एग्रेसिव थी। नतीजा ये हुआ कि जब लॉकडाउन के बाद बुरा दिन शुरू हुआ तो चाइना उसके बाद इतना बुरा डूबा कि अभी तक रिकवर नहीं कर पाया, और उम्मीद कम है कि चाइना रिकवर कर पाएगा। तो भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि डूबते हुए चाइना को ध्यान रखते हुए हम अपनी इकॉनमी को क्या करें, फ्रंट पर लाएं और इकॉनमी को आगे बढ़ाएं। और इस संदर्भ में जो इस बार का बजट है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही बैलेंस्ड है, और इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ जो है इकॉनमी तक के सीमित नहीं है। आप ये गलती कभी नहीं करेंगे, बजट को जब आप एनालाइज करेंगे, चीजों को लिंक करेंगे, तो शायद आपको एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन में मदद मिलेगी। तो ये तो आपका है। अब आ जाइए बजट का जो एक्सपेंडिचर है। तो बजट का जो टारगेट है वो कितना है, तो 49 लाख के 45 लाख करोड़ के आसपास 45 लाख करोड़ का बजट है। यानी इस साल भारत सरकार जो है 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी 2023-24 तो खर्च करेगी कितना, तो 45 लाख करोड़ रुपया। अब जितने भी सरकार के खर्चे हैं वो 2 तरह के हैं। पहला आपका जो है राजस्व व्यय, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा आपका है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी पूंजीगत व्यय, जिसको शॉर्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप पढ़ते होंगे इस नाम जाना जाता है, कैपेक्स के नाम से जाना जाता है। एक ही चीज है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पूंजीगत व्यय जो है ये देश को आगे बढ़ाने वाला खर्चा है, और
इसमें जब तक वृद्धि नहीं होगी, जब तक देश में प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा, तब तक देश और देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा था कि राजस्व व्यय भी क्या है, वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि पूंजीगत व्यय। अब पूंजीगत व्यय में का जो टारगेट रखा गया है इस बार बहुत ज्यादा है। यह आपका 10 लाख करोड़ का, जो कि पिछले साल ये 7.5 लाख करोड़ का था। और इसलिए बजट में इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया है कि पूंजीगत व्यय में पिछले साल की तुलना में 33% की वृद्धि हुई है। ये बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि पूंजीगत व्यय जब बढ़ेगा तभी जो है पूंजी निर्माण की दर, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, देश और देश के भीतर प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट होंगे, और उसके बाद ही इसमें सबसे अहम आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा, देश और देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। तो पूंजीगत व्यय पे इस बार विशेष जोर है, और वो आपका जो है कितना, तो 10 लाख करोड़। तो बाकी आपके जो 35 लाख करोड़ हैं वो कौन से हैं, राजस्व व्यय है। 35 लाख करोड़ अभी भी कंपेयर करो, 35 लाख करोड़ आपका राजस्व व्यय, 10 लाख करोड़ रुपए आपका पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय की तुलना में आपका जो राजस्व व्यय है ये तकरीबन 3.5 गुना ज्यादा है। वो लाजमी है, ये नेचुरल है। राजस्व व्यय कम नहीं होगा, ये भी बढ़ेगा। और इसके पीछे 2 मेन कारण आपको ध्यान रखना है। राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सम मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द कंट्री। तो कंट्री का साइज जब बढ़ेगा तो कंट्री का मेंटेनेंस का खर्चा भी क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरा चीज कि अगर पूंजीगत व्यय बढ़ेगा तो राजस्व व्यय भी क्या होगा, बढ़ेगा। बहुत सिंपल उदाहरण है, एक समय हमारे देश में रोड ही नहीं था, तो रोड जब नहीं था तो रोड मेंटेनेंस किस बात का। अब हमारे देश में चारों तरफ हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो रोड जब बनेगा तो रोड का मेंटेनेंस का खर्चा भी क्या होगा, बढ़ेगा। और सबसे मेन चीज है कि रोड तो एक बार बनेगा, रोड का मेंटेनेंस का खर्चा तो बार बार होगा। तो ये देश का मेंटेनेंस कॉस्ट है। क्यों जरूरी है? अब जैसे एक्सप्रेसवे बन रहा है, जहां पे लोग जो है 150 के स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो इतनी स्पीड में गाड़ी है और रोड में अगर रोड पे अगर छोटा सा भी गड्ढा आ गया तो फिर क्या होगा, कैजुअलिटी हो जाएगी। तो मेंटेनेंस भी उतना ही जरूरी है। 2 कारण मैंने कहा जिसके कारण राजस्व व्यय भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल का जो बजट था वो था 39.45 लाख करोड़, ठीक है, जिसमें 7.5 लाख करोड़ तो पूंजीगत व्यय था। तो राजस्व व्यय कितना था, तो 31.95 लाख करोड़। तो इसमें भी क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, ठीक है, वृद्धि हुई है। इसमें जो वृद्धि है तकरीबन ये आपका 3,05,000 करोड़, यानी रुपीज टर्म में ये बढ़ा है, ठीक है, 3.5 लाख करोड़, और ये बढ़ा है कितना, तो 2.5 लाख करोड़। तो रुपये में ये ज्यादा बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज में वो ज्यादा बढ़ा है। तो इस बार सरकार के लिए अगर हम एनालाइज करें इसका पॉजिटिव साइड कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उतने से नहीं बढ़ा है जितने से पहले बढ़ता था। यानी ग्रोथ ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इज हायर देन द ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट सीम्स टू बी हाईली अनलाइकली। ये जो है, ठीक है, इसका 2 साइड है, या तो ठीक है ये हाईली अनलाइकली है, या ये बेहतर फिस्कल मैनेजमेंट को शो करता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इट इज हाईली अनलाइकली, क्योंकि ग्रोथ ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये आपका 2.5 लाख करोड़ से बढ़ेगा, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ 3.05 लाख करोड़ से बढ़ेगा। तो ये मैंने कहा 2 इसके कारण हो सकते हैं। एक ये कि अनलाइकली है, ये अनलाइकली है, और दूसरा ये शो करता है कि ये बेहतर फिस्कल मैनेजमेंट को शो करता है। और इसी पॉइंट को आपको हाईलाइट करना एग्जाम में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको नहीं लिखना है, बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये इंडिकेटर है। सरकार ने बताया है बजट में कि जो फिस्कल मैनेजमेंट है ये बेहतर है या बेहतर हो चुका है पहले की तुलना में, लेकिन इस पॉइंट को नहीं लिखा गया है, इग्नोर किया गया है। तो ये महज जो है ये विश्लेषण का टारगेट है। अब इसके अलावे हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, जो कहा जाता है कि किसी भी कंट्री का 2 फ्रंट होता है। 2 फ्रंट पे हम मेजर करते हैं कि हाउ वेल इकोनॉमी हैज परफॉर्म, यानी हमारी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका 2 फ्रंट होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। 2 फ्रंट होता है, यानी इंटरनल फ्रंट पे, घरेलू मोर्चे पे
सर ये इंटरनल फ्रंट पे कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, और दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल फ्रंट। दूसरा आपका एक्सटर्नल फ्रंट। तो इंटरनल फ्रंट पे कोई कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है उसका इंडिकेटर होता है फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, और एक्सटर्नल फ्रंट पे कैसा परफॉर्म कर रही है उसका इंडिकेटर होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। और जिस देश में दोनों घाटे हैं तो कहा जाता है कि कंट्री इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्विन डेफिसिट, यानी जिस देश में दोनों डेफिसिट हो, इंटरनल पे भी और एक्सटर्नल पे भी, तो कहा जाता है द कंट्री इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्विन डेफिसिट। थोड़ा हम लोग फिस्कल डेफिसिट की बात करें, फिस्कल डेफिसिट बात करें तो फिस्कल डेफिसिट जो है, जब पिछले साल की बजट की बात करें 2022 से तो टारगेट रखा गया था 6.4% ऑफ जीडीपी, ये टारगेट रखा गया था। और जो प्रोजेक्टेड है, जो एस्टिमेट है, वो कहता है ये इतना ही रहेगा, यानी जो प्रोजेक्टेड है वो भी इतना ही रहेगा, यानी जितना टारगेट हमने था तो उतना ही रहेगा, ये सरकार ने कहा है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि फिस्कल मैनेजमेंट जो है पहले से कहीं ना कहीं बेहतर हो गया है। अब इस बार जो है 2023-24 जो हमारा करंट बजट है, इसमें फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को आपको घटा के कर दिया गया है 5.9% ऑफ जीडीपी, यानी राजकोषीय घाटे का जो टारगेट है वो उसको कम कर दिया गया है। और उम्मीद करें कि ऐसा हो, क्योंकि राजकोषीय घाटा जो आइडियल है उसको रखना है किस पे, तो 3% ऑफ जीडीपी, 3% ऑफ जीडीपी, इसे बहुत ही आइडियल मानाता है। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट बी अराउंड 3% ऑफ डेफिसिट जीडीपी। गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत टाइम लगेगा, और अगर इस तरह का कोई अनफोर्सिन इवेंट नहीं हुआ तो फिर उम्मीद है कि 2025-26 तक इसे हम जो है 2025-26 तक इसे हम लोग जीडीपी के 4.5% तक लेकर के आएंगे, 4.5% तक ले आएंगे 2025-26 तक। अब 3.5% कब होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है। अब देखिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से कोविड-19 आ गया और 2 साल तक, ठीक है, जो हमारा सारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव करने के कगार पे हम लोग थे, वो सारे टारगेट ही क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए फ्यूचर को लेकर के हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो है गवर्नमेंट कहती है कि फिस्कल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंधन जो सरकार का है वो पहले से काफी बेहतर रहा है। सरकार ने कहा है कि वित्तीय प्रबंधन में दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, सुधारता जा रहा है। तो आखिर उसके इंडिकेटर क्या है, यानी किस आधार पे आप कहेंगे कि वित्तीय प्रबंधन सरकार का जो है पहले की तुलना में बेहतर हो गया है, तो उसके लिए सरकार ने आपको कुछ बताया है, तो मैं एक एक करके बता रहा हूं, बस आप सुन लें, सब कुछ आपके बजट में लिखा हुआ है। उसमें कहा जाता है कि बहुत सारे अचीवमेंट हैं। तो सबसे पहले तो भारत का, या ऐसे कह लो ठीक है कि स्ट्रॉन्ग मैक्रो लेवल फंडामेंटल्स, स्ट्रॉन्ग मैक्रो लेवल इंडिकेटर्स, यानी किस आधार पे आप कहेंगे सरकारी भाषा में कि हमारा जो है इकॉनमी काफी अच्छी कंडीशन में है, वो कौन कौन से इंडिकेटर हैं, वो कौन कौन से सूचक हैं जिसको आप जो है प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसके बारे में आप कहेंगे, बताएंगे, और तभी जो है आपका आंसर सही होगा। तो यहां पे गवर्नमेंट ने कुछ इंडिकेटर बताए कि ये सारे चीजें इंडिकेट करी हैं कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल है, यानी इकोनॉमिक जिस पे बेस होता है, इकोनॉमी का जो बुनियाद है वो बहुत ही मजबूत है। तो वो कौन कौन सा बुनियाद है, उसके इंडिकेटर क्या कहें, तो सबसे पहले तो सरकार कहती है कि जो हमारा वी आर ऑन द पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब कि सरकार का जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो गैप है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जो कि राजकोषीय घाटा से लग रहा है कि 6.4 तय किया वही पूरा होगा, और उसको हमने क्या किया, अब टारगेट कम किया है, तो आधे % से फिस्कल डेफिसिट कम हो गया। इसका मतलब कि हम जो है सरकार का जो व्यय है, खर्चा है, और सरकार की जो कमाई है, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और 2025-26 तक हम किस पे जाएंगे, तो 2025-26 तक हम लोग जीडीपी के 4.5% तक लेके आएंगे। तो जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि हमारा जो है
फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है। दूसरा, सरकार कहती है कि जीएसटी का जो मंथली इनकम है, ध्यान रखें जीएसटी का जो आंकड़ा है वो सरकार मंथली बेसिस पे रिलीज करती है, मंथली बेसिस पे। और चूंकि हर एक चीज क्या है, कंप्यूटराइज्ड है, तो बिल्कुल खत्म होता है फरवरी 28 को खत्म होगा और मार्च 1 को ये पहला आपका ये फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, जीएसटी का जो मंथली कलेक्शन है वो एक तरह से ठहर गया है किस पे, तो 1.5 लाख करोड़। यही हमारा एक ओरिजिनल टारगेट था कि जीएसटी से अगर मंथली 1.5 लाख करोड़ का राजस्व जो प्राप्त होगा तो फिर जो है माना जाएगा कि जीएसटी इज बिकम सक्सेसफुल। और बिल्कुल जब से यूक्रेन की क्राइसिस शुरू हुई है 1 साल के दौरान, तो ऑन एन एवरेज कभी थोड़ा कम हो गया, कभी थोड़ा ज्यादा हो गया, तो उस केस में हमारा जीएसटी का जो एवरेज कलेक्शन है 1.5 लाख करोड़ पहुंच चुका है। और वहां पे जाकर के ये नहीं कि अचानक पहुंच गया, तो ये अच्छा इंडिकेटर है। एक ही मंथ था अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 जो था उस मंथ में जीएसटी का कलेक्शन जो है, अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन जो था ये तकरीबन पहुंच गया 1.7 लाख करोड़, यानी 1.70 लाख करोड़, 1,70,000 करोड़। तो ये अचानक से बढ़ गया। लेकिन ये जो आंकड़ा है ना, ये सही स्थिति नहीं बता रहा है, क्योंकि अप्रैल में क्या था कि 2 महीने पहले यूक्रेन की क्राइसिस हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, पूरे दुनिया में महंगाई आई और भारत में भी महंगाई की दर काफी तेजी से बढ़ी। अब चूंकि हमारा टैक्स सिस्टम है एड वैलोरम, एड वैलोरम का मतलब मूल्यवर्धक, शायद आपको जानकारी हो, यानी अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो उसमें क्या होता है कि टैक्सेस आर लेवाइड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी रेट 8%, 10%, 20%। अब इंडियन टैक्स सिस्टम इज टोटली डोमिनेटेड बाय एड वैलोरम टैक्स सिस्टम, यानी अकॉर्डिंग टू वैल्यू। और जहां जहां भी आप देखोगे कि रुपीस के टर्म में टैक्स को व्यक्त किया गया है, सॉरी परसेंटेज टर्म में टैक्स को व्यक्त किया गया है, तो वो जो है एड वैलोरम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी के दर मान लो, ऐसे ही कैलकुलेशन, टैक्स के दर क्या है 10%, तो 10% क्या होता है, 10% का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, ये रिलेटिव है, डिपेंड करता है कि जिस वैल्यू पे वो लगाया जा रहा है उस वैल्यू का क्या है। वो वैल्यू अगर चेंज होगा तो रेट भी सेम रहेगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। अब मान लो पहले पेन का दाम था 100 रुपया था और 10% टैक्स था, गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगाया तो 10 रुपया टैक्स हुआ, 10 रुपया टैक्स हुआ। अब देश में महंगाई आ गई, महंगाई की दर जितनी ही ज्यादा होगी पेन का मूल्य भी बढ़ेगा। महंगाई बहुत ज्यादा थी अप्रैल के महीने में, अब ये बढ़ के 120 हो गया, 120 हो गया। तो रेट ऑफ टैक्स 10% ही है, लेकिन ये 10% अब किस पे लग रहा है, 120 पे, तो 12 रुपया। सरकार की टैक्स की कमाई बढ़ गई। क्या उसके लिए सरकार ने टैक्स रेट बढ़ाया? नहीं, क्योंकि हमारा टैक्स सिस्टम है एड वैलोरम, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, एड वैलोरम। तो चूंकि सरकार की देखिए टैक्स रेट सेम है, लेकिन जिस वैल्यू पे टैक्स लगा जा रहा है वो वैल्यू जब बढ़ जाएगा तो सरकार की टैक्स की कमाई बढ़ जाएगी। और यही एग्जैक्ट हुआ अप्रैल के मंथ में, क्योंकि उस मंथ में महंगाई जो था अपने पीक पे था, अपने पीक पे था, और सडनली उससे कलेक्शन जो है 1,70,000 करोड़ हो गया। तीसरा जो सरकार ने बताया है वो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब कि कैपेक्स, एक तरह का ऐसे समझो, ये हम लोग अपने लेवल पे, हम लोग जो है एसेट हम लोग भी खरीदते हैं। तो एसेट कब खरीदते हो आप लोग? तो जब आपका जो रेगुलर खर्चा है, जो मेंटेनेंस खर्चा है, उससे पैसा बच जाएगा, तभी तो क्या करोगे, एसेट खरीदोगे। अब रेगुलर खर्चा ही आपका पूरा नहीं हो रहा है तो मोबाइल और लैपटॉप कहां से खरीदोगे? तो अगर आप ज्यादा एसेट क्रिएट करो, इसका मतलब आपकी वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हो गई। यही सरकार करनी चाह रही है, क्योंकि जो राजस्व व्यय है ना, दे आर मेंटेनेंस कॉस्ट, और वो तो बढ़ेगा बढ़ेगा और दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर देश में बढ़ रहा है, यानी जो फंडामेंटल्स इकोनॉमी के हैं वो बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद जो है, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो हमारे बैंक सिस्टम के लिए, बैंकों का जो एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो काफी कम हो गया है। और सरकार ने बताया है कि ग्रॉस एनपीए जो है ये तकरीबन अब जो है ये 5% पे आ चुका है।
जो एक समय में 9.5% था। एनपीए क्या होता है? बैंक जो लोन देती है तो लोन जो दिया गया वो पैसा डूब रहा है, और अगर एनपीए ज्यादा हो तो फिर ये बैंकिंग के लिए बहुत ही बुरा मानता है। बैंकिंग सिस्टम अगर कोलैप्स कर जाएगी तो फिर इकॉनमी भी कोलैप्स कर जाएगी, और जब तक राजकोषीय नीति को बैंक का सपोर्ट ना मिले तो तब तक राजकोषीय नीति का कोई मतलब नहीं रहता है। तो बैंकों का जो एनपीए है, डूबा हुआ पैसा, उसमें काफी कमी आई है। एक तो आपका ये समझ, उसके बाद जो है सरकार ने अगला इंडिकेटर बनाया है कि जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो काफी बेहतर है। फॉरेन करेंसी रिजर्व, यानी करेंसी रिजर्व, फॉरेक्स, ये थोड़ा सा देखो, जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तो भारत का रिजर्व था तकरीबन 636 बिलियन अमेरिकन डॉलर, 636 बिलियन अमेरिकन डॉलर। उसके बाद यूक्रेन की लड़ाई खत्म हुई, चल रही है, और ये घटना शुरू हुआ। घटते घटते एक समय जो है ये 530 बिलियन डॉलर पे भी आ गया था, यानी 106 बिलियन डॉलर भारत का ऐसे गायब हो गया। लेकिन अब ये फिर बढ़ रहा है और पिकअप पकड़ रहा है। अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो 573 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, जो कि तकरीबन 9 मंथ्स के, 9 महीने के आयात के लिए क्या है, पर्याप्त है। 9 मंथ्स के इंपोर्ट के लिए पर्याप्त है, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं इंपोर्ट कवरेज। इंपोर्ट कवरेज, ये जो वर्ड है ये 2-3 साल पहले आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था। यानी भारत का अभी इंपोर्ट कवरेज कितना है? तो भारत का जो इंपोर्ट कवरेज है वो आपका 9 मंथ्स है। यानी हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये इतना पर्याप्त है कि भारत के तकरीबन 9 महीने के आयात को क्या कर रहा है, तो ये कवर कर रहा है। इसके बाद सरकार ने अगला जो है कि अगला जो बताया है ये थोड़ा बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही टेक्निकल है। अगला सरकार ने बताया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, लास्ट ईयर दोनों के बीच, ठीक है, जो गैप था वो बहुत बहुत ज्यादा था। अब दोनों के बीच गैप इतना ज्यादा क्यों था, ये विस्तारपूर्वक में हम चर्चा करेंगे आपका सर्वे में। और दोनों के बीच में अगर गैप ज्यादा है तो कहीं ना कहीं ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है। अब दोनों क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी दोनों के बीच गैप काफी कम आ गया है, जो भी एक शो करता है कि प्राइस जो है कहा जाए उस पर कंट्रोल को शो करता है। पिछले साल बहुत ही ज्यादा डेविएशन था, बहुत ही ज्यादा डेविएशन था। तो ये तो आपका एक हमने ओवरऑल आइडिया लिया। अब थोड़ा सा देखिए कि होता क्या है। सरकार बताती है रुपी गोज टू रुपी कम्स फ्रॉम, यानी हमारा जो बजट है का है 45 ट्रिलियन लाख करोड़, बहुत बड़ा है। अब ये इसको अगर आप 1 रुपया मान लें तो ये पैसा जाएगा कहां जाएगा, बहुत सारा। सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो सबसे बड़ा जो योगदान है इसमें वो आपका जो है इंटरेस्ट का, जो हमारी एक सबसे बड़ी समस्या है। इंटरेस्ट का योगदान है 20 पैसा, 20 पैसा। यानी सरकार का जो बजट है, या 20 पैसे कर लो, 20% कर लो, 1 रुपया अगर सरकार खर्च करेगी तो उसमें से 20 रुपया, 20 पैसा किस में जाएगा, तो आपका ब्याज के लिए। आप पैसे में कह लें या आप परसेंटेज में कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20% आपका किस पे जाएगा, ब्याज पे। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अब ये किसका नतीजा है, तो पास्ट में हमने बहुत ज्यादा मात्रा में जो लोन लिया उसका नतीजा है, उसका हम भुगतान करें। और यही पॉलिसी अगर कंटिन्यू करेगी तो फिर ब्याज का जो है बहुत ज्यादा बर्डन होगा। ब्याज को हम लोग कहते हैं डेब्ट सर्विस चार्ज, डेब्ट सर्विस चार्ज। पास्ट की बोरिंग प्रेजेंट को हर्ट करी है, तो प्रेजेंट की जो बोरिंग पॉलिसी है वो पास्ट को हर्ट करेगी। तो ऐसा ना हो कि पास्ट में हम ऋण जाल में फंस जाएं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या देखो, एक तो सरकार टैक्स रिफॉर्म कर रही है, कोशिश कर रही है कि कहां से कहां और पैसा है, लेकिन उसमें से सपोज कि गवर्नमेंट ने 1 रुपया कमाया, 1 रुपया कमाया, तो 1 रुपया कमाया तो उसमें से 20 पैसा तो ब्याज के लिए चला गया। अब बाकी जो 80 पैसे हैं गवर्नमेंट के पास बचे हैं, किसके लिए, फॉर अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटी। एक लेमैन टर्म में जिसको हम लोग कहते हैं कि 20 पैसा तो पानी में गया। यानी ब्याज के कारण सरकार का जो कहा जाए कि जो इफेक्टिव इनकम है वो कम हो गया।
जो प्रभावी आय है वो सरकार का कम हो गया। इसके अलावे ये कहा जाए तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे जो है ये सरकार का जो योगदान है वो है 17%, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसका योगदान 8%। अब ये दोनों को लेकर के कंफ्यूजन होता है कि दोनों आखिर होता क्या है। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना, ये स्कीम केंद्र सरकार शुरू करती है और 100% केंद्र सरकार ही फाइनेंस करती है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरुआत होती है और 100% फाइनेंसिंग भी कौन करता है? केंद्र सरकार भी। लेकिन ये जो आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं, तो ये शुरुआत केंद्र सरकार लेती है लेकिन ये स्पॉन्सर करती है, यानी दोनों मिलकर के फंड करते हैं, केंद्र भी फंड देता है और राज्य भी, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ये राज्य सरकार करती है। अब इसमें जो फंड का रेशियो है वो अलग अलग होता है। अब जैसे किसी में 75-25 है, यानी 75% केंद्र सरकार वहन करेगी और 25% राज्य सरकार। लेकिन जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है आपका, उत्तराखंड है या कश्मीर है, हिमाचल है, तो वहां पे देखोगे राज्य का जो बर्डन कम होता है, वहां 90:10 हो जाता है, 90:10 हो जाता है। उसके बाद जो है ये स्टेट का जो शेयर है, फाइनेंस कमीशन, स्टेट का जो शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट शेयर इन टैक्सेशन, ये आपका, यानी आपको जानकारी होगी कि केंद्र सरकार के जितने भी टैक्सेस होते हैं केंद्र सरकार अपने पास पूरा नहीं रख सकती है। 2 टैक्स को छोड़ दें, सेस और सरचार्ज, सेस और सरचार्ज को छोड़ दें तो बाकी जो केंद्र सरकार के टैक्स हैं वो राज्यों के साथ शेयर करना पड़ता है। किस रेशियो में? तो 59:41। तो ये जो है वही आपका शेयर है। उसके बाद जो है फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर, एफसी फॉर फाइनेंस कमीशन, अदर ट्रांसफर, ये अदर ट्रांसफर्स क्या है? यानी 41% तो टैक्स का जाएगा, उसके ऊपर केंद्र सरकार राज्यों को ग्रांट भी देती है, एड भी देती है, एक ग्रांट और एड यानी अनुदान देती है, और उसके ऊपर अगर राज्य सरकार को फर्दर जरूरत है तो केंद्र सरकार लोन देती है। हम बात करें अनुदान की, लोन जो है रिफंडेबल है, लेकिन जो अनुदान है, ग्रांट है, ये नॉन रिफंडेबल है। तो ये भी केंद्र सरकार बहुत ज्यादा मात्रा देती है, उसका जो शेयर है वो भी काफी ठीक ठाक है, और ये आपका जो है 9% है। ये आपका क्या है? 9% है। इसके अलावे सरकार का जो 4 और खर्चा है, डिफेंस सब्सिडी, अगला आपका जो है यह है आपका डिफेंस, दूसरा आपका ठीक है सब्सिडी, तीसरा आपका पेंशन, नेक्स्ट आपका पेंशन। तो जरा देखें इन तीनों का डिफेंस का बजट जो है इस बार फिर बढ़ा दिया गया, और सबसे ज्यादा डिफेंस सेक्टर पे सरकार पैसे लगा रही है बजट पे। तो डिफेंस का कितना है? तो 8% है डिफेंस का, 8%। इसका शेयर जो है सब्सिडी का 7% है और पेंशन का 4% है। और इसके अलावे जो बाकी खर्चे हो गए उसको डाल दिया किसमें? अदर्स में। अदर्स मतलब इन 3 को छोड़ के बाकी सारे जोड़ दो तो वो आपका जो है कितना आ रहा है? तो जो बच गया यानी कितना? तो 8%। तो ये जो है बजट में बताया गया है कि कहां कहां कितना पैसा जाएगा, और सबको जोड़ देता 100%। अगर एक फिगर आपको पता है तो परसेंटेज अप्लाई करके और बाकी सारी चीजों को आप क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लोगे। जो सरकार का फाइनेंसिंग है यानी रुपी कम्स फ्रॉम, तो ये रुपी कम्स फ्रॉम ये आप पढ़ चुके हो। रुपी कम्स फ्रॉम में 1 रुपया जो है, यानी ये 40-45 लाख करोड़ रुपया ये कहां से आएगा? तो ये आप पढ़ चुके हो, टैक्स से आएगा, नॉन टैक्स से आएगा, फिर आपका बोरिंग से आएगा, और जो बच गया वो किससे आएगा? तो वो आपका आएगा नॉन डेब्ट कैपिटल से, जिसमें दो आते हैं। पहला आपका डिसइन्वेस्टमेंट और अगला आपका कौन सा? तो ठीक है ऋण की वसूली या सिंपली रिकवरी ऑफ लोन। ठीक है। लास्ट में एक चीज और कि जरा देखो, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे आपने पढ़ा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ गया, लेकिन इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन कहां से आता है? नॉर्मली क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा जहां पे आपकी नजर जाती है।
क्वेश्चन वहीं से नॉर्मली आता है जहां पे आपकी नजर नहीं जाती है, जहां पे आपकी नजर नहीं जाती है। अब मैं एक आंकड़े लेके समझा रहा हूं। अब जैसे ये बजट का साइज है, बजट का साइज है 45 लाख करोड़ का, ठीक है। इसमें खर्चा कितना है? तो सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है 35 लाख करोड़, और 10 लाख करोड़ जो है ये आपका पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपका 10 लाख करोड़। तो यहां तक तुमको पता है। अब ये राजस्व व्यय जो है और ये हो गया पूंजीगत व्यय। अब दो चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। केंद्र सरकार अपने टैक्स को बांटती है दो को छोड़ के, सेस और सरचार्ज। उसके ऊपर केंद्र सरकार क्या करती है? स्टेट को ग्रांट देती है। ग्रांट देती है, एक तरफा है, नॉन रिफंडेबल है, और उसके ऊपर केंद्र सरकार राज्यों को क्या देती है? लोन भी देती है। तो केंद्र सरकार जो राज्यों को ग्रांट देती है वो इसमें आता है, अनुदान, राजस्व व्यय में, और जो लोन देती है वो किस में आता है? पूंजीगत व्यय में, ठीक है। उसको छोड़ दे आप। अब ये जो ग्रांट देती है ना, ग्रांट या अनुदान दो तरह दिया जाता है, दो तरीके से। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। यानी केंद्र सरकार जब ग्रांट देती है तो पूरी तरह से मेंशन कर दिया जाता है कि ये जो ग्रांट है ये किस पर्पस है, पूंजीगत व्यय के लिए है या राजस्व व्यय के लिए। तो जिससे हमें मतलब है कि सरकार ने जो, केंद्र सरकार जो राज्यों को जो अनुदान दे रही है उसमें तकरीबन 3.7 लाख करोड़ जो है ये है फॉर पूंजीगत व्यय। सिर्फ आपको उसको ध्यान रखना है। यानी 35 लाख करोड़ रुपया जो है, जो राजस्व व्यय है, उसमें केंद्र सरकार जो राज्य को ग्रांट दे रही है किस पर्पस से? पूंजीगत व्यय से, वो है 3.7 लाख करोड़, जो इसमें इंक्लूड है। यानी केंद्र सरकार इसको क्या मान रही है? राजस्व व्यय, ठीक है। जो राजस्व व्यय के लिए है उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको कंट्री लेवल पे देखो, जिस खर्चे को ये पैसा केंद्र सरकार राज्य को दे रही है पूंजीगत व्यय के लिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको क्या किया? राजस्व व्यय माना। लेकिन इसी पैसे को राज्य सरकार जब रिसीव करेगा, राज्य सरकार उसको किस में कन्वर्ट करेगा? पूंजीगत व्यय में। यानी केंद्र सरकार के राजस्व व्यय को राज्य सरकार के द्वारा पूंजीगत व्यय में क्या किया गया? कन्वर्ट कर दिया गया। तो राजस्व व्यय तो इतना है, लेकिन इसमें से इतना पैसा जो है किस में कन्वर्ट हो गया? पूंजीगत व्यय में। तो इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ? इसमें से माइनस हो जाएगा। इसलिए जो है ये राजस्व व्यय है, और एक वर्ड आता है इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये फिगर आप जो है वीडियो को शुरू करके नोट कर लें। यानी यहां पे इसमें से हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। मैं इसको पूरा नाम लिख रहा हूं, उससे शायद ज्यादा अच्छा होगा। ये आपका जो है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। अब इसमें से हम क्या माइनस करते हैं? ग्रांट गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये है 3.7 लाख करोड़। तो इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया? इफेक्टिव जो प्रभावी राजस्व व्यय हो गया वो आपका इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये आपका कितना रह जाएगा? तो 31 अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो 31.30 लाख करोड़, ठीक है। यानी राजस्व व्यय इतना है, लेकिन प्रभावी राजस्व व्यय जो है वो 31.30 लाख करोड़ है। अब ठीक है, अब ये क्या है इसका? केंद्र सरकार जो राज्य को देती है ग्रांट फॉर पूंजीगत व्यय, तो हमने माइनस का। अब इसी पैसे को लेकर के राज्य के द्वारा क्या होगा? कन्वर्ट कर दिया किसमें? तो पूंजीगत व्यय में। तो कंट्री लेवल पे जरा देखो, यही जब इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा सेम चीज 3.5, 3.7, तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया प्रभावी पूंजीगत व्यय, यानी इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो केंद्र सरकार खुद करेगी। और ये 3.7 लाख करोड़ क्या है? तो केंद्र ने जो राज्य को अनुदान दिया पूंजीगत व्यय के लिए, जो राज्य सरकार पूंजीगत व्यय से करेगी, तो कंट्री लेवल पे तो प्रभावी जो पूंजीगत व्यय है वो कितना हो गया? तो 13.7 लाख करोड़। ये एक और अच्छा है कंट्री के लिए। तो ये आपको दोनों मंत्र समझना पड़ेगा। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स
10 लाख करोड़। और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये कितना है, ये आपका जो है कितना 13.7 लाख करोड़। तो ये सब चीजें हैं और उम्मीद है कि यहां तक आपके समझ में आएगा। तो ये हमने जो है वित्तीय स्थिति का आकलन किया और अब हम लोग बजट के अन्य पहलुओं पे, जो कि थोड़ा सा बहुत ही रिच है। रिच इसलिए है क्योंकि इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से नहीं है, अब इसका संबंध जो है साइंस टेक से है। अब साइंस टेक वाला जो पार्ट है तो मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं, या इसका लिंक जो है ज्योग्राफी से है, इसका लिंक जो है इन्वायरमेंट से है। इसलिए बजट से लेकर के समय समय पे जो हर एक पहलू को जो अपने फील्ड के विशेषज्ञ हैं वो आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। जहां तक मेरा दायरा है, जहां तक मुझे अपनी चीजों की समझ है, तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक पहलू पे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो बाकी पहलू हैं तो वो जो है समय समय पे मैं तो ओवरऑल आपको जानकारी दे रहा हूं, लेकिन इन डेप्थ यानी कि आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि बजट बहुत ही टफ होता है एज कंपेयर टू सर्वे। सर्वे क्या है, सर्वे पिछले 1 साल का समरी है। तो पिछले 1 साल जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने पेपर पढ़ा, मैगजीन पढ़ा, करंट पे आपने तैयारी की, तो उसी सब का तो आपको मिलेगा। सर्वे में बहुत सा केस मिलेगा, अरे ये तो हमने पढ़ा था, क्योंकि वो हो चुका है, जो आपके नजर से गुजर चुका है, और ये क्या है जो होगा। तो हम लोग फिर तो आगे बढ़े।